आप जानते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी। एक तरफ बर्फीले हिमालय, दूसरी तरफ हरे भरे पश्चिमी घाट। आज हम इन्हीं पर्वतों की रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। मतलब जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले छुट्टियां बिताने या बर्फ से खेलने की तस्वीरें उभरती हैं। हाँ बिल्कुल, और ट्रैकिंग वगैरह। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव में हम देखेंगे कि इन सुरम्य वादियों के पीछे एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली विज्ञान काम कर रहा है। मतलब ये महज पत्थरों के ऊंचे टीले नहीं है, ये असल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि ये पहाड़ ही तय करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहेगी या किस राज्य में कितनी बारिश होगी। बिल्कुल, और देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होगा या यहाँ तक कि हमारी हजारों सालों की संस्कृति किस दिशा में विकसित होगी। तो आज का हमारा मकसद इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को डिकोड करना है। और इस कोड को डिकोड करने के लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। मतलब हम पहाड़ों को सिर्फ उनकी ऊंचाई या उनकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं नापेंगे, इसके बजाय हम इनके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी भूगर्भीय निर्माण की गहराई में उतरेंगे। तो ये समझना होगा कि जमीन के नीचे की हलचल ने इन्हें कैसे बनाया। हाँ, और कैसे ये पहाड़ इतनी जटिल जैव विविधता को सदियों से संभाल कर रखे हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, विकास और जलवायु परिवर्तन का जो दबाव इन पर बन रहा है ना, वो सिर्फ एक पहाड़ के दरकने की घटना नहीं है। तो वो क्या है? वो असल में पूरे देश के इकोसिस्टम के चरमराने की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बाप रे, तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पैमाना सबसे विशाल है, यानी हमारा हिमालय। इसका फैलाव ही इंसान को अचंभे में डाल देता है। हाँ, करीब 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार की तरह। और चौड़ाई भी तो 100 से 400 किलोमीटर के बीच है। मतलब भारत, नेपाल, भूटान, चीन से लेकर पाकिस्तान तक। लेकिन इसका आकार उतना हैरान नहीं करता जितना कि इसका निर्माण करता है। करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, जिसे हम भूगर्भ विज्ञान में एक स्लो मोशन कार क्रैश कहते हैं। स्लो मोशन कार क्रैश? अरे वाह, ये उपमा तो। हाँ, मतलब सोचिए, दो विशाल महाद्वीप आमने सामने टकरा रहे हैं, तो जमीन के पास भारी दबाव के कारण ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। जमीन सिकुड़कर परतों में मुड़ने लगी होगी। बिल्कुल, और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को विज्ञान में वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को इतनी जोर से धक्का मारा कि बीच का पूरा हिस्सा आसमान की तरफ उठ गया। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प भूगर्भीय विरोधाभास सामने आता है। मतलब भूगोल की किताबों में अक्सर हिमालय को दुनिया के सबसे युवा या यंग पहाड़ कहा जाता है। अब ये बात किसी को भी उलझन में डाल सकती है कि 50 मिलियन साल पुरानी कोई संरचना युवा कैसे हो सकती है। हाँ वही, मतलब 50 मिलियन साल पुरानी चीज युवा कैसे हुई। इंसानी उम्र के हिसाब से तो ये एक अनंत समय लगता है, लेकिन अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूगर्भीय समय चक्र देखें ना, तो हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। अच्छा, तो उस अरबों साल के इतिहास के सामने? हाँ, उस इतिहास में 50 मिलियन वर्ष तो बस कल की ही बात है, पलक झपकने जैसा। इसलिए इन्हें युवा कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये आज भी बढ़ रहे हैं। आज भी बढ़ रहे हैं? मतलब अभी भी? बिल्कुल, वो जो क्रैश है ना, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकना जारी है, और इसी दबाव के कारण हिमालय आज भी लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। मतलब ये एक जीवित कंस्ट्रक्शन साइट है जो आज भी आकार ले रही है। बिल्कुल। और इसी लगातार हो रहे बदलाव का एक भारी नुकसान भी है, क्योंकि जमीन के नीचे अभी भी भारी टेक्टोनिक तनाव मौजूद है, तो ये पूरा क्षेत्र बहुत अस्थिर है। तो जब ये फंसा हुआ तनाव अचानक से रिलीज होता है तो उसका परिणाम भयंकर भूकंप के रूप में सामने आता है। हिमालय क्षेत्रों में इतने शक्तिशाली भूकंप आने के पीछे यही युवापन जिम्मेदार है। समझ गया। अब अगर हम इस विशाल संरचना को थोड़ा करीब से देखें ना, तो ये एक परतदार सिस्टम की तरह दिखाई देता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी 3 मुख्य परतें हैं। सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयाज है, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है।
क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। हाँ, फिर इसके दक्षिण में लेसर हिमालय या हिमाचल आता है और सबसे नीचे मैदानी इलाकों के पास आउटर हिमालय है जिसे शिवालिक कहते हैं। चोटियों की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, करीब 8586 मीटर ऊंची, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और जिसे 5 बर्फ के खजाने जैसा बड़ा ही काव्यात्मक नाम दिया गया है। इसके अलावा नंदा देवी और कामेत भी हैं। लेकिन ये चोटियां सिर्फ रिकॉर्ड बुक के लिए नहीं है। सही कहा आपने। इन ऊंचाइयों का सीधा विज्ञान, मौसम और हमारे जल संसाधनों से जुड़ा है। आपको पता है हिमालय क्षेत्र में करीब 15,000 ग्लेशियर मौजूद हैं। 15,000? बाप रे। हाँ, जिनमें काराकोरम का सियाचिन ग्लेशियर सबसे विशाल है। ये ग्लेशियर असल में प्रकृति के बनाए हुए वाटर टावर हैं। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वो बादलों को रोककर भारी बर्फबारी करवाती है। अच्छा, और फिर जब गर्मी आती है तो यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी 12मासी नदियों का रूप ले लेती है। अगर हिमालय की ऊंचाई नहीं होती ना, तो उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान सिर्फ एक सूखा इलाका होते। और अलग अलग ऊंचाइयों के कारण यहाँ का इकोसिस्टम भी तो बहुत विविध है ना। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसे जीव मिलते हैं यहाँ। बिल्कुल। अब यहाँ से थोड़ा उत्तर की ओर लद्दाख के इलाके में चलते हैं, जहाँ काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहाँ एक बड़ी अजीब स्थिति नजर आती है। अजीब कैसे? मतलब ये इलाका हिमालय के ठीक बगल में है, लेकिन हिमालय की तरह हरा भरा या बहुत ज्यादा बर्फ से ढका हुआ नहीं है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ साल्टोरो कांगड़ी और वो कुख्यात केटू चोटी भी है। तो सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की दीवार के पीछे इतना सूखा रेगिस्तान कैसे बन गया? ये मौसम विज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसे रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया प्रभाव कहते हैं। ये कैसे काम करता है? होता यह है कि जब मॉनसून की हवाएं भारत के मैदानी इलाकों से हिमालय की तरफ बढ़ती हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियां एक दीवार का काम करती हैं। हवाओं को जबरदस्ती ऊपर उठना पड़ता है। तो ऊपर उठने पर वो ठंडी होती हैं। बिल्कुल, और अपनी सारी नमी हिमालय के दक्षिणी हिस्से पर ही बर्फ या बारिश के रूप में गिरा देती हैं। अच्छा, तो जब तक वो हवाएं हिमालय पार करके काराकोरम तक पहुंचती हैं, हाँ, तब तक उनके अंदर की सारी नमी एकदम खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए काराकोरम को पानी या बर्फ बहुत कम मिलती है। ये भयंकर ठंड और सूखे का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण है जो इसे इंसानों के रहने के लिए सबसे कठिन जगहों में से एक बनाता है। क्या बात है। ये तो हुई दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों की बात। अब इस कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर सीधे चलते हैं भारत के बिल्कुल दूसरे छोर पर, मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला की तरफ, जो भारत की सबसे पुरानी वलित या फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है। हाँ, जहाँ हिमालय 50 मिलियन साल पुराना है और लगातार आसमान की तरफ बढ़ रहा है। अरावली करीब 800 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही पुरानी संरचना है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, जो सिर्फ 1722 मीटर ऊंची है। मतलब अगर हिमालय एक युवा ऊर्जा से भरा हुआ योद्धा है, तो अरावली किसी बूढ़े लेकिन बेहद मजबूत सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा है। बहुत ही अच्छी तुलना है। और इस बूढ़े गार्ड की अहमियत ना इसकी ऊंचाई में नहीं है, बल्कि इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति में है। अरबों साल पहले ये भी शायद हिमालय जितने ऊंचे रहे होंगे। फिर क्या हुआ? हवा और बारिश ने इन्हें घिस दिया। हाँ, लाखों सालों के शरण या जिसे हम वेदरिंग कहते हैं ना, उसने इन्हें घिसकर छोटा कर दिया है। फिर भी आज ये थार रेगिस्तान और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के बीच एक प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। मतलब ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं? बिल्कुल। रेगिस्तान की तरफ से आने वाली जो तेज सूखी हवाएं होती हैं, वो अपने साथ भारी मात्रा में रेत लाती हैं। अरावली की पहाड़ियां इस हवा की गति को तोड़कर रेत को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक देती हैं। अच्छा, अगर आज अरावली को नक्शे से हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो थार रेगिस्तान का विस्तार बहुत तेजी से होगा। दिल्ली और हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के जो हरे भरे खेत है ना, वो पूरी तरह से बंजर रेत में तब्दील हो जाएंगे। बाप रे, प्रकृति के संतुलन का क्या गजब डिजाइन है। एक घिसा हुआ पहाड़ आज भी एक ढाल बना हुआ है।
और ऐसे ही कुछ प्राचीन रक्षक मध्य भारत में भी तो मौजूद हैं। आप विंध्य और सतपुड़ा की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर पर्वत हैं। हिमालय की तरह अस्थिर नहीं बल्कि एकदम स्थिर और शांत। विंध्य श्रृंखला जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली है, जिसकी कुलुमर पीक करीब 752 मीटर ऊंची है। और इसके ठीक दक्षिण में सतपुड़ा है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों को कवर करता है। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सही कहा। अब यहाँ एक बहुत ही अनूठी भौगोलिक घटना देखने को मिलती है। भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? दिन है, जमीन के फटने या खिसकने से इनके बीच एक गहरी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बन गई है। अच्छा, तो ये नदियां उस घाटी की ढलान के साथ बहती हैं? बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती इसी ढलान वाली खाई के बीच से बहती हैं, जो उन्हें उल्टी दिशा यानी अरब सागर की तरफ ले जाती है। वैसे इन पर्वतों ने ऐतिहासिक रूप से भी एक बड़ा रोल निभाया है। वो कैसे? इन्होंने सदियों तक एक अभेद्य बैरियर का काम किया है, जिसने भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया। इसी वजह से उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाओं और संस्कृति को अलग अलग रूप में विकसित होने का मौका मिला। लेकिन इन प्राचीन रक्षकों के साथ ना एक बड़ी त्रासदी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पहाड़ इतने पुराने हैं, तो जमीन के अंदर लाखों सालों में यहाँ तांबा, जिंक और कई कीमती खनिजों का भारी भंडार बन गया है। हाँ, जो आज इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। बिल्कुल, आज अत्यधिक माइनिंग के कारण अरावली के कई हिस्से तो पूरी तरह समतल कर दिए गए हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने उसी सिक्योरिटी गार्ड को काटना शुरू कर दिया है जो हमें रेगिस्तान से बचाता है। ये एक बहुत ही गंभीर संकट है। जब हम अरावली को माइनिंग करके खत्म करते हैं ना, तो हम सिर्फ पत्थर नहीं हटा रहे होते, हम उस पूरे इलाके की हवा के पैटर्न और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम को नष्ट कर रहे होते हैं। अरावली के बिना वो पूरा क्षेत्र एक इकोलॉजिकल आपदा की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सूखे और पथरीले मध्य भारत से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तटीय भारत की ओर। यहाँ का परिदृश्य तो बिल्कुल ही बदल जाता है। हाँ, अब हम पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है, करीब 1600 किलोमीटर लंबी एक विशाल हरी दीवार की तरह है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा तक फैले हैं। इनकी अहमियत तो इसी बात से पता चलती है कि इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ये दुनिया के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। अनईमुड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक तथ्य जो दिमाग को पूरी तरह उलझा देता है ना, वो है इनका निर्माण। पश्चिमी घाट का निर्माण डेक्कन ट्रैप की प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ था। अब एक आम इंसान सोचेगा कि जो जगह कभी उबलता हुआ लावा उगलती थी, वहां आज भारत के सबसे घने वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट कैसे पनप सकते हैं? लावा तो जीवन नष्ट करता है ना। ये भूगर्भ विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। लाखों साल पहले जमीन के फटने से जो लावा निकला ना, वो एक जगह इकट्ठा होने के बजाय मीलों तक फैल गया। और फिर वो परत दर परत ठंडा होता गया। बिल्कुल, और उसने सीढ़ी नुमा आकार ले लिया, इसीलिए तो इन्हें घाट कहते हैं। फिर लाखों सालों की मौसम की मार से ये कठोर चट्टानें टूटकर एक बेहद उपजाऊ लैटेराइट और काली मिट्टी में बदल गईं। और इसी मिट्टी ने इतने घने जंगलों को जन्म दिया। हाँ, जहाँ आज भारत की 30% से अधिक वनस्पतियां हैं। नीलगिरी तहर, शेर की पूंछ वाले मकाक और हाथियों के झुंड यहाँ आजादी से घूमते हैं। एक और सवाल जो बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है, वो है पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच का अंतर। पश्चिमी घाट एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह है, लेकिन पूर्वी घाट जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैले हैं, वो बीच बीच में से बहुत टूटे हुए या खंडित हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब भारत के मानसून और नदियों की जुगलबंदी में छिपा है। पश्चिमी घाट असल में एक मॉनसून बैरियर है। जब अरब सागर से नमी से लदी हवाएं आती हैं, तो वो सीधे इस 1600 किलोमीटर लंबी दीवार से टकराती हैं और फिर ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण ऊपर उठती हैं। हाँ, और ठंडी होकर पश्चिमी ढलानों पर मूसलाधार बारिश करती हैं। इस भारी बारिश से गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां जन्म लेती हैं। एक मिनट, अगर ये विशाल नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं,
तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हीं नदियों ने पूर्वी घाट को काट डाला है? बिल्कुल, यही वो मैकेनिज्म है। लाखों सालों से कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों का तेज बहाव पूर्व की ओर जा रहा है। पानी की इस लगातार धार ने सदियों में पूर्वी घाट के पत्थरों को आरी की तरह काट दिया है। बाप रे यार, पानी की क्या ताकत है। इसीलिए पूर्वी घाट कोई निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं रह गए हैं। हाँ, वो छोटी छोटी पहाड़ियों के टुकड़ों में बट गए हैं। और जब घने जंगलों की बात हो ही रही है, तो पूर्वोत्तर भारत की पूर्वांचल पहाड़ियों का जिक्र भी जरूरी है। असम, नागालैंड के इन इलाकों में दफाबम जैसी चोटियां हैं और यहाँ के जंगल अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये सच है। भारत के हर कोने के इन पहाड़ों को देखने के बाद एक बात साफ है कि इंसानी जीवन इन पहाड़ों के इकोसिस्टम से पूरी तरह गुंथा हुआ है। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे जटिल और गंभीर हिस्से की ओर आते हैं, इंसानों और पहाड़ों का रिश्ता। ये रिश्ता बड़े विरोधाभासों से भरा है। मतलब एक तरफ हम पहाड़ों को ईश्वर का निवास मानते हैं। हाँ, कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल, और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था भी इन्हीं पर टिकी है। पर्यटन के लिए हिल स्टेशन, चाय और सेब के बागान, और सबसे अहम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। पहाड़ हमारे लिए कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिन पहाड़ों पर हम देवता खोजने जाते हैं, वहीं हम सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा भी छोड़कर आते हैं। बिल्कुल। आज हालात ये हैं कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं, और आए दिन भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स की खबरें आती हैं। यहाँ ना एक कड़ा और व्यवहारिक सवाल पूछना लाजमी है। बताइए। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बिजली चाहिए, टूरिज्म चाहिए, सड़कें चाहिए, तो क्या पहाड़ों का थोड़ा बहुत कटना इस विकास की अनिवार्य कीमत नहीं है? क्या इतना बलिदान जरूरी नहीं है? ये विकास और पर्यावरण की बहस का सबसे संवेदनशील बिंदु है। अगर आप विज्ञान के नजरिए से देखें तो असली समस्या सड़क बनाना या बिजली पैदा करना नहीं है। असली समस्या है पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी या उसकी वहन क्षमता को नजरअंदाज करना। अच्छा, मतलब पहाड़ कितना बोझ सह सकता है? हाँ, पहाड़ कोई कंक्रीट का स्लैब थोड़ी है जिसपे आप अनगिनत वजन डाल सके। इसका अपना एक नाजुक संतुलन होता है। जब हम इसे तोड़ते हैं तो पहाड़ों में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। ये डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है? थोड़ा इसके विज्ञान को खोलकर देखते हैं। इसे शिवालिक रेंज के उदाहरण से समझते हैं। हमने बात की थी ना कि हिमालय की बाहरी परत शिवालिक है, जो बहुत युवा है और ठोस चट्टान की बजाय ढीली मिट्टी से बनी है। हाँ। अब मान लीजिए वहां एक 4 लेन हाईवे बनाने के लिए भारी मात्रा में डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। पहाड़ का एक हिस्सा काट दिया जाता है। ये पहला डोमिनो गिरा। इससे वहां की पहले से कमजोर मिट्टी और भी अस्थिर हो गई। बिल्कुल। अब जब मानसून की भारी बारिश होती है तो ये ढीली मिट्टी पानी सोखकर भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा पहाड़ नीचे खिसक आता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ये हुआ दूसरा डोमिनो। हाँ, अब ये सारा मलबा नीचे बह रही किसी संकरी नदी में गिरकर उसका रास्ता रोक देता है। नदी रुकने से वहाँ एक कृत्रिम झील बन जाती है, और जो पानी का दबाव बढ़ता है और वो मलबे का डैम टूटता है, तो लाखों गैलन पानी और पत्थर एक साथ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा डोमिनो है जो नीचे बसे शहरों और पावर प्रोजेक्ट्स को फ्लैश फ्लड के रूप में पूरी तरह तबाह कर देता है। आपने विकास पहाड़ पे किया, लेकिन उसकी कीमत नीचे शहर ने चुकाई। ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन है। यानी हम पहाड़ के एक हिस्से को छेड़ते हैं और उसका खामियाजा 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई शहर भुगतता है। और ग्लेशियर के पिघलने का विज्ञान भी तो कुछ ऐसा ही भयानक है। हाँ, पहले अत्यधिक पिघलने से भयंकर बाढ़ आएगी और फिर कुछ दशकों बाद जब ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो हमारी 12 मासी नदियां सूख जाएंगी। हालांकि ये भी सच है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। हिमालयन इकोसिस्टम प्रोग्राम जैसे मिशन चल रहे हैं। पश्चिमी घाट को बचाने के लिए इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट्स आई हैं। प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की रफ्तार इन प्रयासों से कई गुना तेज है। हमें ये बुनियादी बात समझनी होगी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना कोई लग्जरी या शौक नहीं है। ये इस देश के सर्वाइवल की सबसे बड़ी शर्त है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समेटा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत के पहाड़ सिर्फ निर्जीव चट्टाने नहीं है, ये धड़कती हुई जीवित प्रणालियां हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, हिमालय ना हो तो उत्तर भारत की कोई नदी नहीं बचेगी। पश्चिमी घाट ना हो तो भारत का मॉनसून सिस्टम फेल हो जाएगा। और अरावली ना हो
तो दिल्ली तक रेगिस्तान फैल जाएगा। ये पहाड़ सच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी बात से एक आखिरी गहरा विचार सामने आता है। आज हम अरावली को बचाने की बात कर रहे हैं, जो कभी हिमालय जितना ऊंचा था लेकिन आज घिस चुका है। भूगर्भीय समय चक्र में पहाड़ बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो 50 मिलियन वर्ष बाद शायद हिमालय भी घिस कर खत्म हो जाए। हाँ, और पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह बदल जाए। पृथ्वी तो खुद को हमेशा रीसेट कर ही लेगी, वो नए पहाड़ बना लेगी। लेकिन जब हम पहाड़ों और ग्लेशियर्स को बचाने की बात करते हैं ना, तो असल में हम पहाड़ों को नहीं बचा रहे हैं। तो हम किसे बचा रहे हैं? हम उस जलवायु को बचा रहे हैं जिसके सहारे हम इंसान जिंदा हैं। वाकई में ये बहुत ही अचंभित करने वाला विचार है। हम धरती को नहीं बचा रहे, हम खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रकृति ने हमें एक अभेद्य सुरक्षा घेरा और एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। बिल्कुल। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे समझे बिना क्रैश कर देते हैं या इसका सम्मान करते हैं। तो आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। पहाड़ों के इस भूगर्भीय सफर ने निश्चित रूप से हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। अगली बार एक नए विषय और उसकी गहराई के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को बस देखते मत रहिए, उसे समझते भी रहिए।